नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट। हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमारे उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो बिल्कुल चलाई जा रही है परीक्षा वाणी के माध्यम से। टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। उसके बाद उन क्वेश्चनों का पूरा सोल्व उसमें दिखाया जाता है। तो आप उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो और हिंदी का प्रैक्टिस सेट तो हमारा निरंतर चलता ही रहता है, ठीक है। तो अब शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन पूछा गया हमारा वाच्य से। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, बोलने का विषय। अर्थात बोलते समय अगर कर्ता की प्रधानता है तो हमारा हो जाएगा कर्तृवाच्य। बोलते समय यदि कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। बोलते समय भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। तो वाच्य के भेद पूछे जाते कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बोलते समय जिसकी प्रधानता होगी वही हमारा वाच्य हो जाता है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ भी याद रखना, बोलने का विषय। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? किसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, इसमें हमारा भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा दिया गया है। पानी शब्द का वचन क्या है? अब देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। पानी शब्द का वचन पूछा है और ऑप्शन जो दिए गए हैं, एक वचन, सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन या बहुवचन। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है जो हमारा पानी होता है ये होता है सदैव एक वचन। जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आप आंख बंद करके लगा देना कि पानी में कौन सा वचन होगा, तो कहना एक वचन नहीं होगा, सदैव एक वचन होगा। आज से आपको बोलना भी सदैव एक वचन है। और अन्य शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन है, जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे दूध के साथ घी भी याद रखना है। दूध, घी, दही, उसके बाद जनता और बारिश। तो ये हमारे ऐसे शब्द हैं जो सदैव क्या होंगे? एक वचन, ठीक है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं सदैव बहुवचन वाले शब्द बताओ। तो आप याद रखना जो हमेशा सदैव बहुवचन शब्द होते हैं, पहला होता है हस्ताक्षर, उसके बाद हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, एक शब्द है बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, अक्षत, लोग, समाचार और होश वाले होश, जो होश उड़ गए। तो ये जो शब्द लिखे हैं ये याद रखना सदैव बहुवचन होते हैं। तो सदैव एक वचन वाले शब्द और सदैव बहुवचन वाले शब्द आपको याद रखना है। वचन से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं और बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की होती तो हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बताना वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से रैप आर की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या होगा? आपको एक चीज याद रखना कि ये जो रैप होता है हमारा, इसके 2 रूप होते हैं। एक होता है रैप रूप और दूसरा होता है पदेन रूप। पदेन रूप जो होता है रै का, जैसे हम इस तरह से लिख देते हैं पृथ्वी, अर्थात ये जो रै आया है तो ये पैरों में आया है तो इसे बोल देते हैं पदेन रूप। और जो ऊपर दिया गया है रैप रूप, ये बोल देते हैं जो इसमें दिया गया हमारा, देखो सभी ऑप्शनों में रै आया है तो ये हमारा रैप रूप है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रै के कितने रूप होते हैं? तो कहना सर रै के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक रैप रूप और दूसरा पदेन रूप। और क्वेश्चन क्या है? किसमें जो रैप रूप है अशुद्ध दिया गया है, ठीक है। आप ये देख सकते हो वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला दिया गया है दुर्व्यसन, ये हमारा शुद्ध रूप लिखा गया, अर्थात इसमें जो रै का प्रयोग किया गया शुद्ध रूप है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में उत्तीर्ण,
ये भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। आशीर्वाद तो पता ही होगा शुद्ध लिखा हुआ है, तो कौन सा हमारा रे का रैप रूप अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है हमारा ये अशुद्ध रूप है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो याद रखना इसमें पूछा गया कौन सा हमारा प्रकंपित है। तो जो प्रकंपित हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। रे हमारा प्रकंपित है। उससे अलग जो आपको याद रखना कि रे जो है हमारा ये अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी, ये रे, ले और बे। ठीक है, जो हमारा यह दिया गया है, यह और बे हमारे दोनों होते हैं अर्धस्वर। ठीक है, तो याद रखना ऐसे व्यंजन जो आधे स्वर भी होते हैं कौन कौन से हैं, तो बताना यह और बे होते हैं। उसके बाद जो हमारा रे है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि रे क्या है हमारा, तो ये हमारा प्रकंपित भी है। ठीक है, क्या है रे हमारा प्रकंपित। उसके बाद लुंठित भी दिया गया है। जो हमारा लय होता है ये क्या होता है, ये पार्श्विक होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो अंतस्थ व्यंजन, इससे अलग जो चीजें आपको याद रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनका उच्चारण स्थान। जो हमारा यह होता है इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। रे का उच्चारण स्थान दंत होता है, ले का उच्चारण स्थान भी दंत होता है, और बे का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत ओष्ठ होता है। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान भी याद रखना। जो अंतस्थ व्यंजन से क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रकंपित और लुंठित क्या है हमारा, रे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सारंग से संबंधित है, और ये एग्जैक्ट बताना है जो दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है पहला पपीहा, कोयल, तोता और मोर। तो एग्जैक्ट किसका होगा, बिल्कुल जो 100% बैठेगा। तो सारंग किसका होता है, अब बताना। ऑप्शन नंबर डी मोर का होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, पाहन और पाहुन शब्द युग्म का सही अर्थभेद बताना है, अर्थात कौन सा शब्द हमारा सही दिया गया है। तो जो हमारा पाहन होता है ये होता है पत्थर, और पाहुन होते हैं जो अतिथि आते हैं, मेहमान। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमारा, और क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है ये हमारा पत्र लेखन से दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कार्यालय की भावी योजनाएं जो आने वाली है, कार्य की भावी योजनाएं वह कर्मचारियों की जिम्मेदारियां का विवरण किस सूची में होता है। तो ये कहां होता है, तो ये बताना। कार्यालय की सारी योजनाओं का जो विवरण होता है कहां होता है, कार्य सूची में होता है। पत्र लेखन से क्वेश्चन था, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम से क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा है किसमें निजवाचक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, जबकि सर्वनाम की संख्या पूछी जाती है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। उसके बाद सर्वनाम में कारक कितने होते हैं, तो सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। ठीक है, सर्वनाम होते क्या है, तो ऐसे शब्द जो सबके नामों पर प्रयोग हो जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या हमारा, निजवाचक हमें बताना है। तो जो दिया गया है निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी, सब काम में अपने आप ही कर लेता हूं या कर लूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब काम में अपने आप करूंगा, निजी, स्वयं का, अपना, खुद का
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है विशेषण से। आपको बताना है, बिहारी ने सतसई लिखी में सतसई शब्द में कौन सा विशेषण होगा। सभी बुद्धिजीवी इस पर विशेष ध्यान दें और इसका आंसर बताएं। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा भी विवाद होगा आप गूगल कर सकते हो, कई बार एग्जाम में आए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारे अलग अलग राज्यों में कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखना कि सतसई में कौन सा हमारा विशेषण होगा, तो सतसई में होगा हमारा समुदाय बोधक। ठीक है, सतसई में कौन सा विशेषण होता है, समुदाय बोधक होता है। ठीक है, और होता क्या है, अगर हम सतसई का विच्छेद करें तो याद रखना 700 छंद का समूह होता है। 700 छंद का समूह क्या कहलाता है, ठीक है, सतसई कहलाता है। और समूह किसमें हो जाएगा, तो समूह तो खुद समुदाय में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि किसी को थोड़ी भी आपत्ति है तो आप चेक करो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, क्या इसका आंसर आपको लगा है, क्या ये समुदाय सही है, या आपको कुछ को अगर लग रहा होगा तो समुच्चय बोधक लग रहा होगा। अगर आपको जो भी लगता है आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, उसके बाद इस तरह से होता क्या है कि आने वाले अगर किसी भी एग्जाम में आता है तो जो हमारा डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा। जो आपको डाउट होगा आप उसे क्लियर कर सकते हो। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक बताना है किस में है। ठीक है, विशेषण से क्वेश्चन। विशेषण के बारे में तो सभी को पता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो सभी को पता है विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, उसमें से क्या परिमाण बोधक, इसी में पूछा है क्वेश्चन, पूछा जाए परिमाण बोधक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बताना 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा अनिश्चित परिमाण बोधक। और यहां पर देखना में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया गया है, मोहन 2 किलो दूध पी गया, ये कौन सा हमारा परिमाण बोधक विशेषण है। और अगर इसमें पूछा जाता कि सर परिमाण बोधक का कौन सा अंग होगा, तो परिमाण बोधक का होगा ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, अगर होता मोहन कुछ दूध पी गया तो हो जाता अनिश्चित। ठीक है, तो क्वेश्चन को सही से करना है, गलत नहीं होने चाहिए, विशेषण से क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कारक बताना है। ठीक है, अब वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया, और बलिदान दे दिया, और बलिदान हमेशा के लिए दे दिया। ठीक है, जब किसी कारक में कोई चीज हमेशा के लिए दे दी जाती है, ठीक है, या हमेशा के लिए देने का बोध होता है, तो उसमें हमारा कौन सा कारक होता है, आंख बंद करके लगा देना, संप्रदान कारक होता है। जैसे कोई गिफ्ट दिया जाए तो वो संप्रदान कारक हो जाता है, जैसे राम ने सीता को उपहार दिया, संप्रदान कारक। ठीक है, किसी को नमस्ते करना तो संप्रदान कारक हो जाएगा, बलिदान तो भी हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, यदि अगर इसमें किसी साधन का बोध होता तो साधन के बोध में हमारा करण कारक हो जाता। ठीक है, वहीं अगर डर का भाव होता, डर, दूरी, लज्जा, घृणा और प्रेम, घृणा प्रेम दोनों आ गए, इनका बोध होता तो हमारा अपादान कारक हो जाता। ठीक है, कारक कई बार बताए जा चुके हैं, कारकों से क्वेश्चन आते हैं। कारक को अन्य किस नाम से जानते हैं हम, कारक को परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं कारक को, कारक को हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कारक होते क्या है, तो कारक हमारे अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, कारक के भेद पूछे जाए, अगर सीधा सीधा पूछा जाए कारक के कितने भेद होते हैं, तो आप बताना कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए
एक व्यक्ति आते हैं, किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक के कितने भेद हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक के 6 भेद हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है संज्ञा में कारक के कितने भेद हैं? तो संज्ञा में कारक के 8 भेद होते हैं, जबकि सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं और समास में कारक के 6 भेद होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन है ये भैया, सभी एग्जामों में आए हुए हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो पूरी व्यवस्था से पढ़ें, कि जहां से भी क्वेश्चन पढ़े फिर उसके बाहर नहीं आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? ठीक है, क्रिया से क्वेश्चन है और आपको ये बताना है। ठीक है, पहले तो आपको ये याद रखना कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है धातु। क्या होता है? धातु। धातु के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? मौलिक धातु और यौगिक धातु। मौलिक धातु वो होती है जो मूल रूप में बनी हुई होती है, यौगिक वो होती है जो किसी के योग से बन जाती है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्रिया का मूल रूप धातु होता है, धातु के 2 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। इससे अलग जो आपको याद रखना है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं। पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। बताना, 1 कर्म और 2 कर्म। और यहीं से खेल शुरू होगा जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर जो होगा हमारा पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, आपने अगर संयुक्त क्रिया जो भी क्रिया लगाई होगी तो गलत होगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है। अब इसे पहचानने का क्या एक चारा है, तो याद रखना, हम क्रिया के रूप से प्रश्न करते हैं और करते हैं क्या से। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कमला ने शांति को पुस्तक दी। क्या दी? तो आंसर मिला पुस्तक दी। तो ये हमारा पहला कर्म है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, किसे दी? तो क्वेश्चन मिलेगा हमें, आंसर मिल जाएगा शांति को दी। तो शांति कौन सा हमारा? ये हमारा दूसरा कर्म है। और अब आपको जो याद रखना है, देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? तो हमने आंख बंद करके लगा दिया, इसमें पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था कि दूसरी क्रिया क्या है। ठीक है, तो अगर दूसरी क्रिया क्या होती तो याद रखना दूसरी क्रिया हमारी शांति हो जाती और पहली क्रिया क्या होती? पुस्तक होती। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में नहीं है? अभी पहला क्वेश्चन भी हमारा वाच्य ऐसा था, यहां भी है, इसमें पूछा कृतवाच्य नहीं है, अर्थात किसमें कर्ता की प्रधानता नहीं दी गई है। ठीक है, तो कर्ता की प्रधानता किसमें नहीं दी गई है? जो दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुझसे अब चला नहीं जाता। ठीक है, फीलिंग के साथ होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे क्या होते हैं? भाव होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया गया है, संज्ञा शब्द से बने विशेषण का सही विकल्प क्या होगा? क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, संज्ञा शब्द से बने विशेषण का सही विकल्प क्या होगा? पहला दिया गया है चमक, इसका जो हमारा विशेषण बनेगा ये बनेगा चमक का चमकीला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है प्रत्याशा, क्या हो जाएगा? प्रत्याशित, जो हमारा आंसर भी है। ठीक है, संज्ञा से बना हुआ क्या है? ये
विशेषण है। उसके बाद नमक से बड़ा विशेषण क्या होगा, तो याद रखना नमकीन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद साहित्य से बना हमारा विशेषण क्या होगा, तो याद रखना ये हो जाएगा हमारा साहित्यिक। क्या हो जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर संज्ञा से जो बना हुआ है ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा लिंग से दिया गया है। लिंग वचन से हमारे क्वेश्चन थे, कारक से भी है, हर टॉपिक से क्वेश्चन होता है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हैं। कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग है, बिना टाइम लगाए हम लगाते हैं ऑप्शन नंबर ए, कपट हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बाकी शब्द हमारे सब स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है अशुद्ध छांटना में बरतने की दृष्टि से दिए गए शब्द है। कौन सा शब्द हमारा अशुद्ध दिया गया है, पहले लिखा है पुनरावलोकन, उसके बाद सौंदर्य, अभ्यारण या पुनरागमन। कौन सा शब्द हमारा अशुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है हमारा ये अशुद्ध है, जो लिखा है पुनरावलोकन होता पुनरावलोकन, रा आ जाएगा और ये शुद्ध रूप प्रदान कर लेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ने अभ्यारण में जो लिया था पिछले एग्जाम में दिए गए हैं, उसमें कुछ में अभ्यारण आधा भय लगा देते हैं, लेकिन आधा भय नहीं होता, पूरा ही होता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर अशुद्ध रूप कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस सेट कर रखे होंगे तो ये सब रिपीट होते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। मुश्किल से 100 क्वेश्चन कर लो हिंदी के, प्रैक्टिस सेट 100 कंप्लीट हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। ठीक है, स्वर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि उ हमारा किस प्रकार का स्वर है, तो स्वर होते हैं ऐसे शब्द जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, स्वर कहलाते हैं। स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। याद रखना कि स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। और पूछा क्या है हमारा, उ किस में आएगा, क्या वो पक्ष और विव्रत है, क्या वो अग्र विव्रत है, क्या वो अग्र संव्रत है, या पक्ष संव्रत है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अच्छा सा पूछा गया है, क्योंकि पक्ष स्वर जो होता है हमारा ये किस आधार पर होता है, जीभ के आधार पर होता है। ठीक है, और जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहले याद रखना अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पक्ष स्वर। ठीक है, अग्र स्वर में जो होते हैं हमारी दोनों ई आती है, ए ऐ और री आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद मध्य स्वर में हमारा ए आ जाता है। उसका जो पक्ष स्वर होता है हमारा आ, उ, उ और अ हो जाते हैं। ठीक है, तो पक्ष स्वर दिया गया हमारा, यहां से निकला है आपका उ, पूछा गया, देखो ये आया। ठीक है, तो जीभ के आधार पर पूछा गया है कि हमारा उ क्या था, पक्ष स्वर। उसके बाद ये जो दिया गया है संव्रत, ये पूछा गया हमारा क्वेश्चन मुख के आधार पर। किस आधार पर पूछा गया, मुख के आधार पर। एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। मुख के आधार पर हमारे स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला विव्रत, दूसरा अर्धविव्रत, तीसरा अर्धसंव्रत और चौथा संव्रत। ठीक है, याद रखना। अब देख लेते जो हमारे दिए गए हैं। देखो विव्रत में क्या आता है हमारा, विव्रत में आता है आ, अर्धविव्रत में क्या आता है, ए आ जाएगा, ऐ और औ हो जाएंगे। अर्धसंव्रत में ए आ जाएगा और औ ओ आ जाएगा, एक मात्रा के साथ आएगा ओ। ठीक है, और संव्रत में क्या आएगा हमारा, दोनों ई आ जाएंगे और दोनों ऊ आ जाएंगे। ठीक है, तो ऊ यहां से मिला, तो यहां से ऊ मिला संव्रत जो दिया गया है, और यहां से मिला पक्ष स्वर।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था कि जब तक आपकी याद जीभ के आधार पर और मुख के आधार पर नहीं होंगे तब तक तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया हमारा 18, बै का उच्चारण स्थान बताना है। ठीक है, बै का उच्चारण स्थान क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन से क्वेश्चन है जो हमारे हम पढ़ के आए थे, यह, रे, ले और बे, इसका उच्चारण स्थान पूछा है। यह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, रे का दंत, ले का भी दंत होता है और बे का होता है दंतोष्ठ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा कि बे का उच्चारण स्थान क्या है? तो बे का उच्चारण स्थान होगा दंत ओष्ठ। ठीक है, और बे और यह क्या होते हैं हमारे? अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या पूछा गया है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, कि क्या इसमें अशुद्ध शब्द है? तो पहला ही शब्द जो हमारा दिया गया है सतत, ये अशुद्ध लिखा है क्योंकि तय पर क्या लगता है? हलंत लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताना है। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसके साथ आते हैं? क्रिया के साथ। तद्धित प्रत्यय किसके साथ आते हैं? संज्ञा के, सर्वनाम के और विशेषण के साथ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं यहां से, याद रखना कि कृत प्रत्यय किसके साथ आते हैं? तो क्रिया के साथ। ठीक है, क्रिया के साथ किस तरह से आते हैं? बिल्कुल आसान ट्रिक होगी, आप हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है, जैसे एक शब्द लिख देते हैं हम यहां पे, ये लिखा शब्द लिखा खिलौना, पूरा लिख लेते हैं। शब्द लिखा हमने खिलौना। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या होगा? खिलौना शब्द में मूल शब्द होगा खेल। ठीक है, और जिस भी मूल शब्द में हमने ना लगा दिया और उससे क्रिया का निर्माण हुआ तो वो क्या हो जाएगा हमारा? कृत प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, किसी भी मूल शब्द में ना लगा के देखो, अगर बनी क्रिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें खेल में लगा दिया हमने ना तो क्या बना? खेलना, और ये बन गई है क्रिया। ठीक है, जैसे एक शब्द लेखक, लेखक में मूल शब्द क्या होगा? लिख, और इसमें हमने ना जोड़ दिया तो बना क्या? लिखना, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा हमारा? कृत प्रत्यय हो जाएगा। एक शब्द लिखते हैं हम अमावट। अमावट में मूल शब्द क्या होगा? आम। अब हम आम में अगर ना जोड़ देते हैं तो आप बताओ क्या आमना कुछ होता है? नहीं होता। तो ये हमारा कृत प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है आम क्या है? हमारा एक संज्ञा है। और देखो ऊपर हमने लिखा है इस संज्ञा किस में आते हैं? तो ये आते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय में। तो ये अमावट क्या हो जाएगा? ये हमारा तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रत्यय छांट लेते हैं। याद रखना, आपको पहचानना कैसे है? ठीक है, कि ना प्रत्यय लगा देने से, अगर ना प्रत्यय लगा देने से क्रिया का रूप हुआ तो वो हो जाएगा कृत प्रत्यय, और नहीं हुआ तो या तो वो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा। ठीक है, इस तरह से इनकी पहचान हो जाती है, याद रखना। अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा है, मधुरिमा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो मधुरिमा शब्द में जो हमारा प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईमा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दिया गया है, जो मृत्यु के समीप हो
उसे क्या कहते हैं? जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं आसन्न मृत्यु। जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है, वाक्यांश से क्वेश्चन था, याद रखना। उसके बाद कृत क्या होता है? तो कृत होता है खरीदा हुआ। कृत क्या होता है? खरीदा हुआ, ठीक है। मृत्युंजय क्या होता है? तो ये होता है मृत्यु को जीतने वाला। मृत्यु को जीतने वाला, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी, वज्रपात क्या होता है? तो याद रखना है थोड़े समय का तूफान। थोड़े समय का तूफान क्या होता है? वज्रपात, ठीक है। 4 वाक्यांश थे हमारे, चारों देखें। कृत क्या होता है? खरीदा हुआ। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, ठीक है। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु, और वज्रपात थोड़े समय का तूफान। चारों याद रखने हैं वाक्यांश। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। दिया गया है फाइंडिंग शब्द का हिंदी रूप क्या होगा? तो फाइंडिंग रूप का जो ही फाइंडिंग शब्द का हिंदी रूप होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्ष, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है ऐसन और आसन शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। ऐसन होता है आपका भोजन, और आसन होता है बैठने की जो जगह होती है, उसे क्या बोलते हैं? आसन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, शब्द युग्म से क्वेश्चन आते हैं, याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 और 25। दोनों क्वेश्चन हमारे पत्र लेखन से दिए गए हैं। पहला क्या दिया गया है? परिपत्र में सम्मिलित हो सकता है। परिपत्र में क्या सम्मिलित हो सकता है? पहला दिया गया आदेश, दूसरा ज्ञापन, उसके बाद शासकीय पत्र। तो परिपत्र में क्या शामिल होता है? परिपत्र में तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, पत्र लेखन से क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में कौन सा कथन या उपयुक्त सही नहीं होगा? अर्ध सरकारी पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए गिव अवे है, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है। अर्ध सरकारी पत्र, इससे पहले हम कई बार इन पर चर्चा कर चुके हैं, कई बार बता दिया गया है कि अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है। ये आपके लिए गिव अवे है, आपको बताना है, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।